अस्सलामुअलैकुम तनवीर सिद्दीकी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ये है वो जगह जहां आपको मिलती हैं इस्लामी वाक़यात की रोशनी, दिलचस्प मालूमात का खजाना और ऐसी पुरस्कार कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि इल्म, हकीकत और जुस्तजू का सफर है। तो आइए हमारे साथ जुड़ें और तनवीर सिद्दीकी टीवी के इस सफर का हिस्सा बने, जहां हर लम्हा है नया और हर बात है खास। मेरा नाम शफीक अहमद है। मैं पिछले 15 साल से रावलपिंडी में टैक्सी चला रहा हूं। दिन हो या रात, बारिश हो या सर्दी, शहर के कोने कोने में सवारी लेकर जाना पड़ता है। कभी खुश अखलाक ग्राहक मिलते हैं, कभी अजीब। लेकिन जो एक रात मेरे साथ हुआ वो आज भी मेरे दिल को कपकपा देता है। ये दिसंबर 2018 की बात है। तारीख मुझे आज भी याद है, 12 दिसंबर। सर्दियों की रातें लंबी और सुनसान होती हैं और उस दिन ठंडी हवा के साथ हल्की धुंध बिछाई हुई थी। वक्त था तकरीबन रात के 11:30 बजे का। मैं कमेटी चौक से मरी रोड की तरफ आ रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई आखिरी सवारी मिल जाए ताकि दिन का किराया पूरा हो। गाड़ी खाली थी और मैं रेडियो पर आहिस्ता सा पुराना गाना सुन रहा था। शहर की रोशनियों में भी धुंध का पर्दा था। सड़क पर सिर्फ कभी कभार कोई बाइक या रिक्शा गुजरता। इसी दौरान मेरी नजर मरी रोड पर कचहरी चौक के करीब पड़ी। धुंध में एक सफेद सी परछाई आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। पहले मुझे लगा कोई पैदल जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, मैंने देखा एक औरत है, सफेद दुपट्टा ओढ़े, लंबे काले बाल जो चेहरे पर गिरे हुए थे। मैंने गाड़ी एक तरफ रोक ली। वो बगैर कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने पलटकर पूछा, बीबी जी कहां जाना है? उसने सर उठाए बगैर आहिस्ता और ठंडी आवाज में कहा, गोरा किब्रिस्तान, हार्ले स्ट्रीट। ये सुनकर एक लम्हे को मेरा दिल रुक सा गया। बचपन से इस किब्रिस्तान के किस्से सुन रखे थे, लेकिन कभी वहां रात को नहीं गया था। मैंने दिल को समझाया, कुछ नहीं होता, बस सवारी है, पैसे लो और छोड़ दो। मैंने गाड़ी चलाई। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया, इर्द गिर्द का माहौल बदलता गया। सदर के रश से निकलते ही सड़कें सुनसान हो गईं, पुराने दरख्त, बंद दुकानें और कहीं कहीं टूटी स्ट्रीट लाइट्स। 2-3 बार मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। एक लम्हे को लगा कि पिछली सीट खाली है, लेकिन पलक झपकते ही वो फिर बैठी नजर आती। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए, दिल की धड़कन तेज थी। रात 11:55 पर हम हार्ले स्ट्रीट पर पहुंचे। गोरा किब्रिस्तान का गेट सामने था, भारी लोहे का गेट जिस पर जंजीर और ताला लगा था। मैंने गाड़ी आहिस्ता से रोकी। उसने दरवाजा खोला और बगैर कुछ कहे गेट की तरफ चल पड़ी। मैंने हैरत से देखा, गेट मुकम्मल बंद था, लेकिन वो औरत बगैर रुके, बगैर छुए सीधी गेट के अंदर चली गई, जैसे धुंध में गायब हो गई हो। मेरे जिस्म से पसीना निकल आया, हालांकि सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। इसी लम्हे किब्रिस्तान के अंदर से एक हल्की खोखली हंसी सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता कानों में गूंजती रही। मैंने जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा, लेकिन मुश्किल ये हुई कि सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाकर इंजन बंद हो गया। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। मैंने 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर फायदा नहीं हुआ। शीशों पर धुंध जम गई थी और बाहर का दर्जा हरारत मजीद गिर गया था। फिर मैंने देखा, सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार बाल चेहरे से हटे हुए थे, आंखें बिल्कुल स्याह, होंठ नीले और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आई, बोनट पर हाथ रखा। हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं जैसे बिजली खत्म हो रही हो। मेरा सांस अटक गया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैंने हिम्मत करके गाड़ी स्टार्ट की। इस बार एक ही कोशिश में इंजन चल पड़ा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर शहर की रोशनियों की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जब अपने मोहल्ले के करीब पहुंचकर मिरर में देखा, पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, बिल्कुल खामोश और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। 2 दिन बाद मैंने अपने एक दोस्त को ये बात सुनाई जो गोरा कब्रिस्तान के करीब रहता है।
उसने कहा, 10 साल पहले एक औरत का कत्ल इसी कब्रिस्तान के पास हुआ था। वो रात को पैदल जा रही थी और सुबह उसकी लाश गेट के अंदर मिली। तब से कहा जाता है कि वो सवारी बनती है और गेट तक पहुंचाकर अंदर चली जाती है। मैंने दोस्त से कहा, मुझे इसकी कब्र देखनी है। हम गोरा कब्रिस्तान गए और उस लड़की की कब्र पर गए। मैंने डरते डरते उसकी कब्र देखी। खुतबे पर तस्वीर थी, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट जो मैंने पिछली सीट पर देखी थी। उस दिन के बाद मैंने कभी हार्ले स्ट्रीट का रूट नहीं लिया, और अगर कभी रात को सफेद कपड़ों वाली कोई औरत सड़क किनारे खड़ी नजर आ जाए तो मैं बगैर रुके सीधा आगे निकल जाता हूं। मेरा नाम सलीम है। मैं 2014 में सऊदी अरब के एक बड़े तेल के कैंप में बतौर ड्राइवर काम करता था। कैंप से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बदवी कबीला था। ये कबीला रेत के वसी मैदान के बीच आबाद था, जहां बिजली की कोई सहूलत नहीं थी और रोशनी का वाहिद जरिया रात को जलने वाले मिट्टी के चिराग या कभी कभार कबीले के दरमियान जलने वाली आग थी। अक्सर मुझे वहां जरूरी सामान लेकर जाना पड़ता था। दिन में तो ये सफर आसान लगता, लेकिन रात को ये रास्ता एक अलग ही दुनिया में बदल जाता। सहरा का सुकूत, रेत पर चलती हवा की सनसनाहट और आसमान पर चमकते सितारे, सब कुछ एक साथ खूबसूरत भी लगता और खौफनाक भी। उस रात कैंप में देर हो गई थी। सामान की तरसील फौरी करनी थी और यह भी जरूरी था कि कबीले में सुबह से पहले पहुंचा दिया जाए। मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया तो गेट पर खड़ा पुराना मुहाफिज अबू नासिर मेरे करीब आया। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और चेहरे पर एक अजीब संजीदगी। वो बोला, सलीम, आज रात का सफर ना करो। मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, क्यों चचा, सामान सुबह भी पहुंच सकता है। वो धीरे से करीब आकर सरगोशी के लहजे में बोला, 2 रात पहले शमाली टीले के पास गौले जिन को देखा गया है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है? मैंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, ये सब वहम है, इतने साल से यहां हूं, कभी नहीं देखा। अबू नासिर ने ठंडी सांस भरी और बोला, सलीम, यहां हर चीज आंख से नजर नहीं आती, लेकिन मौजूद जरूर होती है। अगर रास्ते में कोई तुम्हें रुकने को कहे तो कभी ना रुकना। उसकी बात सुनकर दिल में हल्की सी घबराहट जरूर पैदा हुई, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं किया। रात का सफर शुरू। मैंने ट्रक को कैंप से बाहर निकाला। चंद किलोमीटर बाद ही रोशनी खत्म हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। आसमान पर आधा चांद था, लेकिन चांदनी भी कमजोर लग रही थी, जैसे बादलों ने उसे धुंधला दिया हो। रास्ता रेत के टीलों के बीच से गुजरता। कभी कभी हवा रेत को ऐसे उड़ाती कि सड़क चंद लम्हों के लिए गायब हो जाती। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा आसपास अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता था। तकरीबन 20 किलोमीटर तय करने के बाद एक अजब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई नजर आने वाला बोझ मेरे साथ चल रहा हो। ट्रक के बाहर हल्की हल्की सी चाप की आवाज आती, जैसे कोई रेत पर नंगे पांव साथ साथ चल रहा हो। मैंने खिड़की नीचे करके गौर से सुना। हवा जरूर थी, लेकिन ये आवाज हवा की नहीं थी। ये चाप सीधी, हमवार और तालमेल वाली थी, जैसे कोई इंसान कदम उठा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह बस वहम है। तकरीबन 25वें किलोमीटर पर एक जगह सड़क के किनारे हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने कुछ देखा। एक लंबा सा साया, सफेद सौब पहने हुए और सर पर सुर्ख और सफेद शमाग। वो बिल्कुल साकित खड़ा था और चेहरा नीचे झुका हुआ था। जैसे ही मेरा ट्रक करीब आया, वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। चांदनी में भी धुंधला, जैसे हवा में तहलील हो रहा हो। मेरा दिल चाहा फौरन ट्रक आगे बढ़ा दूं, लेकिन अचानक उसने हाथ के इशारे से रुकने को कहने लगा। मेरे कानों में अबू नासिर की आवाज गूंजी, अगर रास्ते में कोई तुम्हें रुकने को कहे तो कभी ना रुकना। मैंने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर फैसला किया कि रुकूंगा नहीं। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक उसके करीब से गुजार दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे निकला, मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा नजर आया जिसने मेरा खून जमा दिया। वो शख्स अब सड़क के बीच खड़ा था और मेरा ट्रक उसके अंदर से गुजर चुका था, जैसे वो जिस्म ही ना रखता हो। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन दिल की धड़कन किसी तरह कम नहीं हो रही थी। रियर व्यू मिरर में वो मंजर बार बार जहन में आ रहा था।
एक लंबी सी सफेद पोश शक्ल जिसके अंदर से मेरा ट्रक गुजर गया था। सहरा की रात में शोर कम और वहम ज्यादा होता है। हवा कभी हल्की सी सरसराहट पैदा करती तो कभी रेत के टीलों के बीच से गुजरकर ऐसी आवाज लाती जैसे कोई करीब ही चल रहा हो। तकरीबन 5 किलोमीटर बाद सड़क एक हल्की सी ढलवान से नीचे उतरती थी। हेडलाइट्स के सामने अचानक एक और मंजर उभरा। वही शख्स, लेकिन इस बार वो चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेरी रफ्तार का इंतजार कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को कहा कि यह महज इत्तफाक है। ट्रक करीब पहुंचा तो वो रुक गया और अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे पास ब्रेक लगाने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो मेरे ड्राइवर साइड के शीशे के पास आया। उसका कद इतना था कि झुककर खिड़की के बराबर आता। चेहरा अब भी धुंध में लिपटा हुआ था, जैसे कोई धुआं उसके इर्द गिर्द लिपट गया हो। गहरी और भारी आवाज में बोला, अस्सलामु अलैकुम, मुझे आगे वाले कबीले तक पहुंचा दो। मेरे जहन में फौरन अब्बू नासिर की बात आई, मगर ये आम इंसान जैसी आवाज थी। दिल ही दिल में दुआ पढ़ते हुए मैंने दरवाजा खोला। वो बैठ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीट पर बैठने के बावजूद ट्रक का सस्पेंशन जरा भी नीचे नहीं हुआ, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। उसके कपड़ों से कोई खुशबू या पसीने की बू नहीं आ रही थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा मेरे बराबर रख दिया गया हो। चंद मिनट खामोशी में गुजरे। वो सीधा आगे देख रहा था और मैं डर के मारे सिर्फ सड़क पर नजरें जमाए हुए था। अचानक वो बोला, यहां से बाएं मुड़ो। मैंने चौंक कर देखा, वहां कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ रेत के टीले थे जो हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने हल्की आवाज में कहा, यहां तो कुछ नहीं है। वो धीरे से हंसा। हंसी में एक ऐसी गूंज थी जैसे किसी बहुत गहरे गार में आवाज दी जाए। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि उसका चेहरा अब बिल्कुल स्याह साए जैसा हो गया है और आंखों की जगह 2 सुर्ख चमकते धब्बे जैसे जलते कोयले। मैंने कांपते हाथों से उसके पांव की तरफ नजर डाली और वहां मेरा शक यकीन में बदल गया। पांव उल्टे थे, एलियां आगे और उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई। मेरा हल्क खुश्क हो गया। दिल चाहा फौरन ब्रेक लगाकर भाग जाऊं, मगर ये रेगिस्तान था, चारों तरफ अंधेरा और मीलों दूर तक कोई जीरू नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, डर क्यों रहे हो सलीम? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम मेरी बात मानते हो। मेरी जबान जैसे बंद हो गई थी। मैंने कुछ न कहा। वो बार बार कहता रहा कि बाएं मुड़ो, लेकिन मैं सीधा चलता रहा। कुछ ही देर बाद मेरे कान के करीब किसी की सांस लेने की आवाज आने लगी। मैंने एक नजर दाईं तरफ डाली। वो अब भी सीधा बैठा था, लेकिन वो आवाज ट्रक के अंदर कहीं और से आ रही थी, जैसे कोई और भी हमारे साथ हो। अचानक ट्रक का इंजन हल्का सा बंद होने लगा, जैसे फ्यूल खत्म हो गया हो। हालांकि मैंने सफर से पहले टैंक फुल करवाया था। हेडलाइट्स की रोशनी मध्यम होने लगी और बाहर अंधेरा गहरा हो गया। वो फिर बोला, ये मेरा इलाका है, यहां आने वाला हर कोई वापस नहीं जाता। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो आहिस्ता से झुका। उसके चेहरे का धुंधला साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया और उसकी सरगोशी मेरे कान में गूंजी। मैं गूल हूं। ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी ने बर्फ का दरिया मेरे इर्द गिर्द बहा दिया हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा। वो लंबा सफेद पोश वजूद अब भी मुसाफिरों की सीट पर बैठा था, लेकिन मैं जानता था कि ये इंसान नहीं। मैंने दिमाग पर जोर डालकर एक फैसला किया, मुझे उसके इलाके से निकलना ही होगा। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन रेत का रास्ता गाड़ी को दबा रहा था, जैसे नीचे से कोई कुव्वत रोक रही हो। वो बोला, सलीम, तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम महफूज हो जब तक मेरी बात मानते हो। मैंने कोई जवाब न दिया, दिल ही दिल में कुरान की आयत पढ़ने लगा। अचानक वो हंसा, लेकिन ये आम हंसी नहीं थी।
اس میں اتنی گونج تھی کہ ٹرک کے شیشے کانپنے لگے۔ ہیڈ لائٹس کے آگے دھند سی پھیل گئی۔ اس دھند میں نے دیکھا کہ سامنے قبیلے کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، شاید میں بچ جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا، روشنی ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ خالی ریگستان تھا۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، یہاں روشنی صرف وہی دیکھتا ہے جسے میں اجازت دوں۔ میری نظریں ریئر ویو مرر پر گئیں اور خون منجمد ہو گیا۔ پیچھے ٹرک کی خالی جگہ میں 3 اور سائے بیٹھے تھے، سب سفید کپڑوں میں، چہرے دھند میں چھپے اور آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ میں نے پورا زور لگا کر ٹرک آگے بڑھایا۔ دور ایک ہلکا سا پتھریلا حصہ نظر آیا۔ ابو ناصر نے بتایا تھا کہ وہ جگہ اس علاقے کی آخری سرحد ہے۔ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو شاید ان کا اثر ختم ہو جائے۔ وہ جھک کر میرے کان کے قریب آیا اور بولا، تم سمجھتے ہو کہ سرحد تمہیں بچا لے گی؟ میری نبض تیز تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکن ہے۔ اچانک ٹرک کے اندر تیز چیخ کی آواز گونجی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ چلائیں۔ ہیڈ لائٹس بار بار بجھنے اور جلنے لگیں۔ میں نے پوری طاقت سے اس پتھریلے حصے تک گاڑی دوڑائی۔ جیسے ہی میں نے اس علاقے کو عبور کیا، ایک دم ٹرک ہلکی سی جھٹکے کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ ٹھنڈک غائب، آوازیں غائب اور مسافر کی سیٹ خالی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن دور ریت کے ٹیلے پر چاندنی میں ایک لمبا سفید سایہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے 3 اور سائے۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہونٹ ہلائے بغیر اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی، تم بچ گئے، لیکن یہ آخری بار نہیں تھا۔ کیمپ پہنچ کر میں سیدھا ابو ناصر کے پاس گیا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ میں نے سب بتایا۔ وہ گہری نظر سے دیکھ کر بولا، غول جن کبھی ایک بار میں ختم نہیں ہوتے، وہ اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، نشانی؟ اس نے اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ کلائی پر ایک سرخ نشان تھا، جیسے کسی نے وہاں انگلیوں کے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے رات کو اس راستے پر کبھی سفر نہیں کیا، لیکن کبھی کبھار جب صحرا میں ہوا چلتی ہے تو اس میں دور سے وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، یہ میرا علاقہ ہے۔